Yes, a very welcome to all of you, a very welcome to all of you, a very welcome to all of you. तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा करेगा, जो कि केमिकल बॉन्डिंग है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा का तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, वरना आप भी बोलिए कि सर आप सभी चैप्टर में तो बोलते हैं कि इससे क्वेश्चंस निश्चित रूप से आता है। तो बताइए ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे नहीं आता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसका जवाब हम यही देंगे आपको, जो है कि हम ऐसा कभी बोलते नहीं है हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो निश्चित रूप से उस पर स्ट्रेस देते हैं हम आपको, जो है। नेक्स्ट बातें रहा करता है कि कुछ चैप्टर्स यदि कम इंपॉर्टेंट है तो हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। लेकिन मान लीजिए कम इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन किसी साल ज्यादा आ गया, जो कि ऐसा ट्रेंड रहता है एग्जाम में, तो आप बता लीजिए कि नुकसान किसका होगा, मेरा होगा या आपका होगा। जो तो हम आपको ये जानकारी तो जरूर देंगे कि बॉन्डिंग से क्वेश्चंस जो है थोड़े जनरल के एग्जाम्स में कम आते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद के बारे में कोई नहीं जानता है, और वो अपवाद यदि आपके साथ हो गया और आप पिछड़ गए तो जीवन भर का अफसोस आपके पास रहेगा। देखिए, केमिस्ट्री में वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको निश्चित पढ़ाया जा रहा है, और जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ाए जा रहे हैं, और जिसका संभावनाएं लगभग ना के बराबर रहता है, या कभी कभार दे दिया तो दे दिया, तो वैसे टॉपिक्स को हम आपको नॉर्मली नहीं पढ़ा रहे। तो केमिकल बॉन्डिंग जो आपको रहा करता है, ये मॉडरेट टाइप का लेवल क्वेश्चंस का रहता है, तो निश्चित रूप से ये देता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, और ऐसे भी केमिस्ट्री में इसका जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी रहता है, बहुत सारे कंपाउंड्स को समझने के लिए, जो ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग का जो बॉन्डिंग रहा करता है इसको हम लोग बंध बोलते हैं, या बंधन, रासायनिक बंधन बोलते हैं, जिससे दो या दो से ज्यादा तत्व जो है, एलिमेंट आपस में जो है जुड़ते हैं। अभी जुड़ने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, और इसी के आधार पे जो है अलग अलग बॉन्डिंग जो है हम लोग डिफाइन करा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो आयनिक बॉन्ड हुआ करता है, कोवैलेंट बॉन्ड हुआ करता है, मेटालिक बॉन्ड हुआ करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसको हम लोग समझने के लिए वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये विद्युत आयनन होता है, ये सहसंयोजी होता है, ये धात्विक होता है, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और वेस्पर अपने आप में एक थ्योरी है, और हाइब्रिडाइजेशन जो है बॉन्डिंग्स को समझने के लिए जो है काफी अच्छा जो है एक मॉडलिंग आपका रहा करता है बॉन्डिंग का, जो है ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर जो है लेकर के चलते हैं। हम लोग समझेंगे इस पूरे सेक्शन में, हम आपके लिए बहुत अच्छी तरह से जो पीपीटी को तैयार किए हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइजेशन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कल्पना कर पाए, जो और हम शब्दों के सहारे उस कल्पना में उतरने में आपको मदद करेंगे, और कम से कम पढ़ करके जो है ज्यादा से ज्यादा आपके पास समझ क्रिएट हो जाए, जो ठीक है। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, फिर उसी में समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है। आयनिक बंध जो है, विद्युत आयन भी बोलते हैं इसको, जो सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। फिर हम लोग समझेंगे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि sp sp2 sp3 के बारे में समझेंगे, और वेस्पर थ्योरी के बारे में जानेंगे, और थोड़े बहुत उसके हम लोग ज्योमेट्री को समझेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझेंगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा तो आपको खुद भी लग रहा होगा कि सर इतना सारा कॉन्सेप्ट तो जो है नॉर्मली बुक में हम भी पढ़ते नहीं है, जो ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कोई बुक पढ़िएगा तभी मिलेगा, बाकी नॉर्मल जनरल टाइप के बुक में इतना डिटेलिंग का जो है बातें नहीं रहता है। तो हम आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, और हमारे शब्द, हमारे अनुभव और पीपीटी का सहारा जो है, जो कि हम काफी ढंग से बनाए, काफी मेहनत से बना हुआ, जो कि आपको मेहनत दिख भी रहा होगा आपको, जो ठीक है। पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत कम ऐसे ऐसे पीपीटी आप जनरल लाइन में जो है देखते होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, जो हम लोग रासायनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी तत्व जो है आपस में जैसे तैसे नहीं मिलता है, और कोई भी तत्व किसी से भी नहीं मिल जाएगा, ठीक है। एक रासायनिक संबंध होते हैं, एक रासायनिक गुण होते हैं, जिसके वजह से वो आपस में मिलते हैं, जो जैसे आपका सोडियम है आपका जो, और ये आपका क्लोरीन है, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो है अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर यदि करता है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने के वजह से, अष्टक पूरा होने से, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के पूरा होने से जो है वो कंपाउंड जो है, ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है काफी, जो है ठीक है। क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसका जो ऑक्टेट पूरा होने की वजह से उसका जो व्यवहार है वो अक्रिय गैस की तरह हो जाया करता है। सिर्फ एक्सेप्शंस में आप हीलियम
गैस को समझते हैं जो कि डुएट पूरा करता है, दो इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में रहते हैं। बाकी सभी अक्रिय गैस जो होते हैं उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो यदि कोई तत्व जो है अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट लूज कर दे और अगला जो है कंप्लीट रूप से उसको प्राप्त करने के बाद दोनों का काम हो जाए कि इसके भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और इसके भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो ऐसे में ये बॉन्ड जो बना करता है इसमें आपका प्लस और माइनस इस तरह का आयंस जो है चले आते हैं। तो ऐसे हम लोग बॉन्ड को हम लोग बोला करते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोला करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। विद्युत आयनिक बंध बोलते हैं, ठीक है, विद्युत आयनिक बंध इसको हम लोग बोला करते हैं। विद्युत आयनिक बंध, जो आयनिक बंध विद्युत आयनिक बंध हम लोग इसको जो है बोला करते हैं, बंध। बात समझ में आ गया जो, ठीक है। अब जो है जैसे ये आप देख रहे हैं इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यदि अपना ये लूज करता है और ये इसके पास चला जाता है, ठीक है, तो इसके पास भी जो है प्लस एक इलेक्ट्रॉन होने से ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरा कर लेगा अपने बाहरी कक्षा में, और ये लूज कर देने से इसके पास जो है बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सोडियम का जो आपका एटॉमिक जो नंबर हुआ करता है ये आपका 11 होता है, और इसका जो होता है 17 होता है। तो बाहरी कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन, यदि इसको एक मिलता है तो 8 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक यदि लूज कर देता है तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो दोनों का काम बन जाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप को नियॉन के जो है कॉन्फ़िगरेशन में ढाल लेता है और ये अपने आप को स्टेबल बना लेता है। कॉन्फ़िगरेशन में बोलने का मतलब है कि स्टेबल बना लेता है, फिर इसको रिएक्शन फर्दर करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया जाए। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से जो है Na जो है प्लस और Cl माइनस मिल करके आपको जो है NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड जो आपको रहा करता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये आपको बनाता है, सोडियम क्लोराइड जो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये आपको बनाता है आपको जो, ठीक है। तो यही बात को जो आप थोड़ा समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ऑक्टेट रूल का, अष्टक नियम का पालन होने के लिए इस तरह का जो है बिहेवियर को शो करता है कंपाउंड जो है। एटम्स बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, जो कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है और इससे स्टेबल हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि गैस बन जाता है, स्टेबिलिटी हो जाता है उसके पास जो, ठीक है। परमाणु बंध बनाकर बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। आपको 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसी को ऑक्टेट पालन करना बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का आप लक्षण समझ गए कि आयनिक बॉन्ड के पास जो है किस तरह का लक्षण होता है, ठीक है। इसका लक्षण जो है आप समझ गए, ठीक। चलिए इसका भी जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा है इसका, ठीक है, हड़बड़ा गया है भी जो, ठीक है। तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके और क्लोरीन को दे करके दोनों का बात बन जाता है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये एक बॉन्ड बना लेगा जो, ठीक है। जो आपके इसमें जो आयनिक बॉन्ड हुआ करते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करते हैं जो कि आप नॉर्मली जो है समझ सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। धातु और अधातु के बीच में ये बंध जो है बना करते हैं, धातु और अधातु के बीच में। इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक के द्वारा पूरी तरह से दे दिया जाता है, अगला पूरी तरह से रिसीव कर लेता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल जो आपस में लगते हैं प्लस और माइनस की वजह से, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, चूंकि बॉन्ड बहुत मजबूत है तो जल्दी ढीला नहीं होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इसके जो हाई रहा करते हैं। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसका वजह है कि यदि मॉल्टेन स्टेट में आया, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में आया, तो प्लस और माइनस के रूप में अपने आप को ब्रेक कर लेता है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, संघट्ट के रूप में ये बिहेव करता है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है। इसलिए पानी है और उसमें नमक मिला दीजिएगा तो कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा, उसमें से बिजली जो है बहुत तेजी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं और धातु और अधातु के बीच में ये बंद रहता है, ये बात शुरुआती दौर में भी बताए गए थे। और भी इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हुआ करते हैं जो यौगिक आपका रहा करते हैं, यौगिक जो आयनिक बंध को बनाए रहते हैं उसके पास और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी को और आप समझ लीजिए जो है कि इसके जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट रहा करते हैं, ठीक है। थोड़ा हम स्लाइड्स को जो है आपको विजिबल रेंज में कर लेने दीजिए पहले, बहुत ढंग से स्लाइड्स बनाए, आपको बहुत मजा आ जाएगा देख करके, हर बात का इमेजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उच्च गलनांक इसके पास होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड रहता है, ये अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है काफी स्ट्रांग रहा करता है आयंस की वजह से, प्लस और माइनस विद्युतीय बल की वजह से जो, ठीक है। इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना स्वाभाविक है इसका जो, ठीक है। ये हार्ड और ब्रिटल होता है, काफी हार्ड होता है, मजबूत होता है, लेकिन ये बात है कि जब आप इस पे मैकेनिकल चोट दीजिएगा तो ये बुकनी बुकनी हो जाएगा,
टुकड़ा टुकड़ा में हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसी को ब्रिटल बोलते हैं, भंगुर होना उसको बोलते हैं, ठीक है। चूर चूर, कैसे मिट्टी के ढेले को आप जो पटकते हैं तो क्या होता है, बिखर जाता है। आप नमक का भी ढेला देखे होंगे, नमक का ढेला कभी कभी बरसात में जम जाता है, उसको मारते हैं तो भस भसा करके जो है बिखर जाता है, तो इसी को ब्रिटल होना बोलते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होता है, यदि पानी में मिलाइएगा तो घुल जाएगा जो, तो अधिकांश इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो है वाटर सॉल्युबल ही हुआ करते हैं, ठीक है। कंडक्टर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो है कंडक्ट करता है, ठीक है, उसका वजह है इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्म होना, आयंस का फॉर्म होना, प्लस और माइनस का फॉर्म होना। जैसे एग्जांपल के रूप में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड जो, ठीक है, CaCl2, MgO और NaCl जो, प्रमुख रूप से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो धातु और अधातु का इसमें कॉम्बिनेशन रहा करता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इसके नाम में ही आपको लग रहा है सहसंयोजन, अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से न इसको देने वाला, न ये पूर्ण रूप से इसका इलेक्ट्रॉन रखने वाला, एक दूसरे का सहयोग बनेगा जो, एक दूसरे का संयोजन बनेगा, आपसी समझौता होता है इलेक्ट्रॉन का। इससे क्या होता है, दोनों का हक जो है इलेक्ट्रॉन पे रहेगा जो शेयर हुआ है, और क्या होगा, इससे दोनों को ऑक्टेट पूरा करने में मदद मिलता है, और यदि रासायनिक बंध जो ऑक्टेट को पूरा कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला, ये महामंत्र, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपका जो है हाइड्रोजन आपका हो गया, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में आपका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये नॉर्मली दो इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कक्षा में कर लेगा यदि आपस समझौता या सहसंयोजी करता है तो ये प्राय जो है हीलियम का जो है स्टेट को पालन कर लेता है। हीलियम का जो, हीलियम में बताए थे बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो एक नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जब पूरा कर लेता है कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक जो है, नियरेस्ट अपने नजदीकी जो अभी अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, यदि उसका वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेता है, यदि पूरा कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा जो, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोजन आपस में मिला और ये हीलियम का जो है पूरा कर लिया, बाकी ऐसा नहीं कि हीलियम, बाकी और भी नियॉन, जेनॉन, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन को वो रख सकता है। आगे चल करके देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, तो ये हीलियम का थोड़ी ना जो कॉन्फ़िगरेशन, ये हायर अदर अक्रिय गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन का पूरा करता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पहले इधर समझ ले रहे हैं इसमें जो है कि इसके जो प्रकार होते हैं, यदि एक शेयर पेयर होगा तो H2 बनाएगा, यदि डबल शेयर पेयर होगा डबल बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये आपका O2 जैसे है एग्जांपल में, ऐसा नहीं O2 सिर्फ रहता है, लेकिन डबल पेयरिंग हो रहा है तो ये O2, ठीक है। ट्रिपल पेयरिंग वाला जो है नाइट्रोजन आपको रह गया, ठीक है। और जो है इसमें जो है पोलर और नॉन पोलर दो हो सकते हैं। पोलर और नॉन पोलर तब होंगे जब कोई एक जो उसमें कंपाउंड में तत्व जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे तत्व को हम लोग बोलते हैं, विद्युत जिसको आप ऋणात्मकता बोलते हैं, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को एक तरफा खींचने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, प्लस और माइनस का हल्का पोलैरिटी ध्रुवीकरण चलाता है, और इसी ध्रुवीकरण की वजह से उसको हम लोग पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और यदि न्यूट्रल टाइप का रहा तो फिर इसको नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोला करते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, जो कि सिंगल बॉन्ड वाला रहता है, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड वाला रहता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला आपको नाइट्रोजन रहा करता है, और ये जो H2O है ये आपका बेंट शेप टाइप का रहा करता है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में और थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। CO2 जो होता है वो लीनियरली कंबाइंड होता है टू डबल बॉन्ड्स के सहारे, जो लीनियरली कॉम्बिनेशन हुआ करता है। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं नॉर्मली वो वाटर सॉल्युबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फैट सॉल्युबल जो है रहने के उसके चांसेस होंगे यदि वाटर सॉल्युबल ना रहा तो जो, ठीक है। और कोवैलेंट कंपाउंड के जो है थोड़े जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम हुआ करते हैं इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं धात्विक बॉन्डिंग जो है, धातु के बीच में जो बॉन्डिंग रहता है जिससे वो बड़ा ठोस आकार और बड़ा हार्ड रहा करता है, तो वो जो मेटालिक बॉन्ड, तो मेटल्स के बीच में जो है जो बॉन्डिंग रहा करता है उसके परमाणु, उसके अणुओं के बीच में जो है, तो इसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोला करते हैं। और इसमें भी इस तरह का जो है रहा करता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में और ये अपना प्लस वाला जो है ये आपस में काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाता रहता है, और इसके वजह से वो क्रिस्टलाइन स्टेट में जो है रहा करता है, मजबूती को जो है धारण किए हुए रहता है, ठीक है। तो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी की वजह से उसका अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है और काफी अपने आप को बांधे हुए रखता है। मेटालिक बॉन्ड जो है, मेटालिक बॉन्ड से
जो है प्राय जो है क्या क्या गुण उसके पास आते हैं। पहली बात तो वो विद्युत सुचालक होता है इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो, ठीक है। फिर उसके पास आघात वर्धनीयता होता है, मैलिबिलिटी होता है, मतलब आप उसको पीटिएगा, ठीक है, पीटिएगा उसको तो शीट के रूप में, चदरा के रूप में जो है फैलता हुआ चला जाएगा। जो जिसमें सोना जो होता है सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, उसको पीट करके बहुत पतला पन्नी के रूप में उसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर डक्टिलिटी, इसके तन्यता होते हैं, मतलब इसको खींच करके तार के रूप में बना सकते हैं, जो कि आप एल्यूमिनियम के तार, कॉपर के तार को आप देखते हैं। इसमें एक गजब का जो है धात्विक चमक होता है, लस्टर होता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, देखते ही। लोहा भी बहुत अच्छा से एकदम साफ सुथरा रहता है, रेलवे लाइन वाला देखे होंगे लोहा जिसपे बार बार ट्रेन आता है, गजब सा चमक रहता है उसके पास, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास भी नया नया बर्तन एल्यूमिनियम का देखिएगा चमक रहेगा उसके पास जो है। उच्च गलनांक जो है इसके रहते हैं, लेकिन इन कंपेरिजन टू द, ठीक है, इलेक्ट्रोवायलेंट जो है इसके गलनांक थोड़े कम रहा करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात जो है कोवैलेंट वाले में बात था, लोग ये तो हम लोग मेटेलिक पढ़ रहे हैं, तो मेटेलिक के पास जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। कोवैलेंट कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोवायलेंट के तुलना में कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहता है, लेकिन इसके पास जो मेटेलिक बॉन्ड के पास ज्यादा जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहता है। इसलिए मेटल को पिघलाना जो है बहुत ज्यादा हीट का जरूरत, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। तो कोवैलेंट के तुलना में यदि बात करते हैं तो कोवैलेंट के तुलना में इलेक्ट्रोवैलेंट के पास भी ज्यादा है और मेटेलिक के पास ज्यादा है, लेकिन मेटेलिक के पास और ज्यादा है, और ज्यादा है, क्योंकि ये आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है बनाए रखता है। और इसको नॉर्मली पानी में घोलिएगा तो जल्दी नहीं घुलेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट तो घुल जाता है। अब हम लोग संकरण के बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है जानकारी ले लेते हैं। हालांकि इससे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसको बोला करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि आपको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सी हो गया, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डिंग आपको बनाया हुआ और लीनियर कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और ये लीनियर हुआ करता है। फिर इस तरह से आप ट्रायंगुलर टाइप का, त्रिकोणीय टाइप का देखते हैं तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा इसका शेप रहता है, तो लीनियर रहता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड की इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हल्का गला जल रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा बोलते समय हल्का सा इरिटेशन लग रहा है, गला जल रहा है। 120 डिग्री फारेनहाइट जो है, 120 डिग्री, सॉरी फारेनहाइट नहीं, 120 डिग्री आपका एंगल जो है, ठीक है। 120 डिग्री एंगल पे ये अपने आप को जो है ये बॉन्ड एंगल इसको हम लोग बोला करते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड एंगल बोला करते हैं। तो कहने का मतलब ये त्रिकोणीय टाइप का जो बना हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको रहा करता है। और ऐसा आपका बोरोन, फ्लोराइड, इथीन वगैरह जो है रहा करता है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि BF3 या इथीन जो होता है किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके शेप कैसे रहते हैं, इसके शेप ट्रायंगुलर टाइप का, त्रिकोणीय आपका रहा करता है। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल जो है शेप रहा करता है, जिसमें आप मीथेन CH4 NH3 अमोनिया को आप इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी वो एग्जाम्पल पूछा करता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में जो है आपको लिख करके टाइप करके दिए। तो लीनियर जो है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रायंगल या ट्रायगोनल जो होगा sp2, टेट्राहेड्रल जो sp3, ये आपसे पूछता है। फिर बॉन्ड एंगल के बारे में पूछेगा, तो लीनियर है तो 180 डिग्री, ट्रायंगुलर है तो 120 डिग्री, और नहीं तो फिर आपका टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है तो 109.5 डिग्री, 110 के आसपास ध्यान में रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके इसमें CO2, ठीक है, इस वाले में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और C2H2, इसमें आपका जो है BF3 और C2H4, और इसमें आपको CH4 जो है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा करता है। हालांकि ये जो आपका कार्बन क्लोराइड जो होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है रहा करते हैं। तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको इसको जो है बताएं जो, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग का जो है वेस्पर थ्योरी जो है, तो वेस्पर थ्योरी के बारे में शॉर्ट में जानिए, इसमें बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, शॉर्ट में आप जान लीजिए इसको। पहले तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, पहले तो इसी के दिमाग पे आप रखते हैं। वेस्पर कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक थ्योरी है जिसको कंबाइंड वे में एक बड़ा जो सेंटेंस था उसी को शॉर्ट में लिखा गया। जो इसको संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युगल प्रतिकर्षण सिद्धांत बोला करते हैं। जैसे आपका जो है लीनियर, जो कि आपका sp हाइब्रिडाइजेशन वाला आपका था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें आपका जो है इसको इस थ्योरी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। फिर आपका जो है ये कोणीय टाइप का जो था, बेंट शेप टाइप का था। फिर आपको ट्रायंगल, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इस तरह का जो आपको रहता है, और ये बॉन्ड एंगल आपको दिखाया गया। तो इसमें मेन बातें क्या है,
इसमें मेन बातें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिपेल करता है एक दूसरे को, ईच अदर को, और इसलिए जो है एलपी जो है ग्रेटर रहेगा बीपी से जो, ठीक है। इसमें जो है आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर एलपी, बॉन्ड पेयर बीपी। तो लोन पेयर ये आपका जो है ग्रेटर रहा करता है बॉन्ड पेयर से। अब आपका जो है ये आपका लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो इस तरह से आप इसमें रिपल्सन का जो है इंटेंसिटी को, विकर्षण का इंटेंसिटी को क्रम में सजा सकते हैं। लोन पेयर जो होते हैं एकाकी युगल ऑक्युपाई मोर स्पेस, इसलिए रिड्यूस कर देता है बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब जो ज्योमेट्री प्रिडिक्टेड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, इस थ्योरी के हिसाब से जो है ज्योमेट्री जो प्रिडिक्ट होता है बाय टोटल पेयर्स ऑफ जो एटम्स रहा करता है चारों तरफ जो है किसी सेंट्रल के, उसके आधार पे जो है ये रहा करता है। हम लोग थोड़े से सिग्मा और पाई बाउंड के बारे में जान ले रहे हैं। ऐसे सिविल सर्विसेज वगैरह में आपको इस तरह का क्वेश्चंस का लेवल मिलेगा, इस वाला सिग्मा और पाई पर, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। सिग्मा बंध जो होता है हेड ऑन ओवरलैप होता है, आपस में अध्यारोपित होना, ठीक है। ओवरलैप अलोंग इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, जो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस है इसके अलोंग जो ओवरलैपिंग आपको रहा करता है। पाई बॉन्डिंग में इस तरह से ओवरलैपिंग रहा करता है, जिसको लैटरल साइड में ओवरलैपिंग बोलते हैं। इस तरह का ओवरलैपिंग लैटरल, और इस तरह का जो ओवरलैपिंग है, इस तरह का जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, इसको लीनियर ओवरलैपिंग जो है हम लोग बोला करते हैं। तो इसके वजह से जो ओवरलैप टाइप यदि हेड ऑन है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और लैटरल है तो पाई बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रेंथ इसके स्ट्रॉन्गर रहा करते हैं, और पाई बॉन्ड वाले जितने भी रहते हैं वीकर रहते हैं। इसके रोटेशन फ्री रोटेशन संभव है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहा करता है। इसमें फ्री रोटेशन हो सकता है, उसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहा करता है, ठीक है, मतलब प्रतिबंधित रहता है। इन मल्टीपल बॉन्ड्स ये फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा रहता है, और ये सेकंड थर्ड बॉन्ड्स जो भी रहेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स रहता है तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा ही रहेगा, उसके बाद हायर जो बॉन्ड्स रहते हैं वो आपके पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जानकारी में जो है रहना चाहिए होता है। फिर हम लोग थोड़ा एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ जो है काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब, नाइट्रोजन, ये सब यदि जुड़ा हुआ रहता है, जो कि प्राय जो है हैलोजन फैमिली के, चाल्कोजन फैमिली के भी हो सकते हैं कुछ कुछ, तो इसके वजह से जो बॉन्ड रहा करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सिग्मा प्लस एच अट्रैक्टेड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक जो है आपको जो है तत्व रहा करता है, और इससे जो कंपाउंड बनेगा हो सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो फॉलो किया हुआ रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का सहारा लिया हो। जैसे एग्जांपल के रूप में H2O हो गया, इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, HF जो हो गया, डीएनए बेस पेयरिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, NH3, ये सभी में जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पाए जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ यदि आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाला फैमिली में से रहता है या वो खुद रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वहां पे फॉर्म करेंगे। अब इसमें जो कंडीशन है आप इसको समझिए कि कंडीशन जो है H मस्ट बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहा करता है। दूसरा कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर एकाकी युगल जो है होना ही चाहिए। इफेक्ट रेजेस बॉइलिंग पॉइंट, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी जो है बढ़ जाता है। इसेंशियल फॉर लाइफ डीएनए और प्रोटीन्स वगैरह में ये बॉन्ड रहा करता है, जो बॉन्डिंग है ये डीएनए वगैरह में और प्रोटीन्स वगैरह में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मिला करता है, और ये सवाल पूछे भी जाते हैं जो, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है, और ये आपका बॉन्डिंग से रिलेटेड जो है आपके थे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़े, उसमें कुछ कुछ वेस्पर थ्योरी वगैरह के बारे में, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई किए जो है। फिर कुछ एग्जांपल्स पहचानने में आपको रहना चाहिए कि कौन लीनियर शेप का है, कौन sp हाइब्रिडाइजेशन है, कौन sp2 है, कौन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरह का पहचान आपके पास जो है करने आना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्डिंग का टॉपिक जो है अभी यहीं पे कंप्लीट होता है।